स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर है जिसका नेम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज उसी चैप्टर से हम उसके कुछ दूसरे टॉपिक को समझेंगे। आज हम इसमें बात करेंगे पर परागण की विधियों के बारे में। तो पर परागण जो है क्या है इसमें कि जैसे ये कोई फ्लावर है, ये कोई फीमेल फ्लावर है और यहाँ पर ये कोई दूसरा है जिसका ये कौन सा है, केवल और केवल ये मेल फ्लावर है और इसके ऊपर केवल मेल पार्ट आ रहे हैं। तो ये जब इसके एंथर बस्ट हो जाएंगे या एंथर जब रप्चर हो जाएंगे तो इसमें से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। और इन पॉलन ग्रेन्स का यहाँ से उड़ के या यहाँ से किसी भी माध्यम से यहाँ पर आना, जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर आकर गिरना ही क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। ठीक है। और पर परागण किस तरीके से हो सकता है, उसमें कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं परागण को लेके आने वाले, तो ये जैविक और अजैविक दोनों हो सकते हैं। जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। तो उन्हीं विधियों के बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो जैविक में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कीटों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा हो रहा है, चमगादड़ द्वारा हो रहा है। तो ये सब क्या है, जैविक माध्यम हो गए परागण को लेके आने वाले। और अजैविक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे वायु द्वारा है या जल द्वारा है, ये कौन से हो जाएंगे, अजैविक माध्यम जो परागण को किसी वर्तिकाग्र के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब हम इसमें शुरुआत करेंगे वायु परागण से। वायु परागण में क्या होता है, जब परागणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। ऐसे परागण छोटे, हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं। ये कैसे होंगे, छोटे होते हैं परागण जो होते हैं, हल्के होंगे और चिकने और साथ ही साथ शुष्क होंगे, ड्राई होंगे। इन परागणों का उत्पादन अधिक संख्या में होता है। और वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र में अनुकूलन पाए जाते हैं। जो वर्तिकाग्र होती है, ये वाली जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। और इन्हीं अनुकूलन पाए जाने की वजह से क्या होती है कि जो भी इसके ऊपर आकर, जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आकर गिर रहा है, वो क्या बना रहा है, आगे पॉलन ट्यूब को बना रहा है या पराग नलिका को वो बना रहा है। घास कुल में फीदरी और टाइफा में ब्रश जैसा तथा ओक व हेजल में पुष्प से बाहर निकली हुई वर्तिकाग्र पाई जाती हैं। ये इसमें कुछ बताए जा रहे हैं। इनके जो घास कुल की जो वो जो होते हैं पुष्प जो मिलते हैं घास कुल वाले, तो उनमें फीदर्स मिलेंगे, टाइफा मिलेंगे। और किसी में जैसे कि मतलब वर्तिकाग्र बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ पुष्प से निकली हुई पाई जाती है, तो इनके बारे में, इनके लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जल परागण कैसे होता है। जल परागण की दो विधियाँ होती हैं। एक तो होता है अधोजल परागण और एक दूसरा होता है अधिजल परागण। अधोजल परागण कैसा होता है, जब परागण जल के भीतर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे नाजास में और सिरेटोफिलम में और जोस्टेरा में आदि में सबमर्ज जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या रहेगा, अधोजल परागण रहता है या अधोजल परागण उनके अंदर पाया जाएगा। जैसे कि ये कोई वाटर बॉडी है और इसमें जो पौधे हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ लगे हुए, बाहर की तरफ ये नहीं निकल कर आ रहे हैं और इनमें अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, परागण अगर चल रहा है तो उसको हम कहेंगे अधोजल परागण। और दूसरा अधिजल परागण। अधिजल परागण कौन से होते हैं, जैसे ये कोई वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी की सरफेस पर अगर कोई फ्लावर आकर गिर रहा है और उसके बाद उनके बीच में अगर ये जो है पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अधिजल परागण। ये जो पुष्प होते हैं वो उसकी जल की सरफेस पर मिलते हैं, ऊपर की तरफ उसकी सतह पर मिलेंगे, जबकि ये सतह के अंदर मिलेंगे, जिसको हमने अभी जाना, जिसे कह रहे हैं अधोजल परागण। अधिजल परागण ऊपर की तरफ होंगे जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं। ठीक है, उसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे कि वेलिसनेरिया में हो रहा है, पोटेमोजेटोन में हो रहा है, मेरियोफिलम में हो रहा है इत्यादि जो पौधे होते हैं इनमें क्या रहता है, अधिजल परागण इनमें होता है। परंतु इनमें वायु परागण पाया जाता है। लेकिन इनमें क्या मिलेगा, वायु परागण। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की सरफेस पर ऊपर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि, और इनके जो परागण जैसे भी बताया था कि वायु परागण होने के लिए इनमें क्या रहेगा कि जो पुष्प, जो इनके पॉलिन ग्रेन होते हैं उनका मतलब लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है और चिकने और साथ ही साथ ड्राई होना ज़रूरी है। तो देखो, क्योंकि ये पानी के यहाँ पर अधिजल परागण क्यों कहा गया है, और फिर साथ ही साथ ये भी लिख रहे हैं कि वायु द्वारा परागण पाया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी में ऊपर की तरफ ये पानी में ही तो लगे हुए हैं पौधे। ये पौधे कहाँ पर है, पानी के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसके लिए क्या टर्म यूज़ की है, अधिजल परागण। और हालांकि इसमें ये जो परागण ट्रांसफर हो रहे हैं एक से दूसरे पुष्प के ऊपर, ये वायु द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे कीट परागण। कीट परागण कैसे होता है, जैसे मधुमक्खियों द्वारा, मक्खियों द्वारा या पतंगे द्वारा, तितली द्वारा
वास्प द्वारा, जो वैस्प होती हैं उनके द्वारा, बीटल द्वारा इत्यादि जो परागण होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कीट परागण कहते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 80% जो कीट परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, 80% किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। कीट परागित पौधों में पुष्प कैसे होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए और मकरंद युक्त और गंध युक्त होने चाहिए। ठीक है, इनका रंगीन होना बहुत ज़रूरी है, चमकदार होना ज़रूरी है, मकरंद युक्त होना ज़रूरी है और कैसा होना चाहिए, गंध युक्त होना ज़रूरी है। ये सारे फीचर जब होंगे तो इन्हीं की वजह से जो कीट हैं ऐसे पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पक्षी परागण। जो पक्षी परागण होता है, अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे, जो ट्रॉपिकल रीजन में आने वाले जो पौधे होते हैं, पौधे हैं, वहाँ पर पक्षी द्वारा परागण होता है। इसमें पुष्प नलिकाकार, प्याले नुमा अथवा कुंभाकार होते हैं। कैसे होंगे, प्याले नुमा कुंभाकार होते हैं। ये पुष्प चमकदार, आकर्षक तथा मकरंद युक्त होते हैं। इनमें भी वही कंडीशन है, कैसे होते हैं, चमकदार, आकर्षण और मकरंद युक्त होते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं वो इनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होंगे और मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, इनकी जब इनके ऊपर आएंगे, आकर बैठेंगे तो जो परागण है वो इनके ऊपर चिपक जाएंगे। जैसे ये किसी दूसरे पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के पौधे के ऊपर जाकर बैठते हैं तो वहाँ जाकर इनको जो पॉलिन ग्रेन से वहाँ पर जाकर ये गिर जाते हैं। इस तरह से इनमें पक्षी द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चमगादड़ परागण। कुछ पौधों में पुष्प रात में भी खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। चमगादड़ निशाचर होने के कारण इन पौधों के परागण में सहायक होते हैं, है ना। जैसे क्योंकि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे रात की रानी है, ये कैसे होते हैं, चमेली होती है, ये पौधे कैसे होते हैं, इनके जो पुष्प होंगे वो रात के टाइम पर खिलते हैं, इनमें से बहुत खुशबू आती है, जिसकी वजह से जो चमगादड़ है बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और चमगादड़ क्या होती है, निशाचर होती है, नॉक्टर्नल होती है और ये वहाँ जाकर इनमें परागण कराएगी। जैसे कदम्ब है या कचनार है, गोरख, इमली है, इनमें कैसा रहेगा, इनके अंदर चमगादड़ परागण होता है। अब हम इसमें जानेंगे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। परागण जायांग अभिक्रिया, कि परागण इसके ऊपर आकर गिरेगा किसी पॉलिन के ऊपर, ये वाला देखो ये प्रोसेस, जब परागण इसके ऊपर आकर गिरा इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर जायांग है, इनमें किस तरीके से अभिक्रिया हो रही है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत से पादपों के परागण एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जैसे ये बहुत सारे पादपों के परागण कहाँ गिरेंगे, इसकी वर्तिकाग्र के ऊपर आकर ऐसे गिरेंगे। इसके बाद क्या होता है, इनमें से केवल समान प्रजाति के संगत परागण ही अंकुरित हो पाते हैं। जिसकी जाति एक जैसी होगी केवल वही क्या हो पाते हैं, यहाँ पर अंकुरित हो पाएंगे। बाकी क्या होते हैं, जायांग उनको हटा देता है, उनको वो अपने अंदर अंकुरण नहीं होने देगा। परागण एवं वर्तिकाग्र पर उपस्थित प्रोटीन में होने वाली संगतता असंगतता प्रतिक्रिया यानी कि कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन पर ही परागणों का अंकुरण निर्भर करता है। कि अब कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी पर ये क्या करेगा, इसमें क्या मिलेंगे, देखो इसकी जो वर्तिकाग्र होती है इसमें कुछ प्रोटीन मिलती हैं, हॉर्मोन्स यहाँ से निकलते हैं और हॉर्मोन्स और ये प्रोटीन्स जब निकलती हैं तो इसी की वजह से इनके परागण और जायांग के बीच में क्या रहता है, संगतता या असंगतता होती है। और इन्हीं की वजह से क्या होगा, आगे अगर संगतता है तो जो पराग नलिका है वो बनेगी और अगर असंगतता है तो पराग नलिका इनमें नहीं बनती है। अगर प्रतिक्रिया अनुकूल हो तो परागण वर्तिकाग्र से जल एवं पोषण ग्रहण करते हैं। जो वर्तिकाग्र है ऊपर की तरफ हार्मोन्स और प्रोटीन्स इन सब चीज़ों को निकाल रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि परागण को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, पोषण तत्व इसको ये ग्रहण करेंगे, जिससे परागण पराग नली का निर्माण करते हैं। जब तक पराग नली और कब तक इसको हेल्प करेंगे, इसको जब तक पराग नली अंडज तक नहीं पहुंच जाती है तब तक पराग नली एवं जायांग में निरंतर अभिक्रिया क्या है, चलती रहती है। जैसे ये है ना, अगर वो संगतता दिखा रहा है तो इस तरीके से, अब जैसे ये है यहाँ पर संगतता नहीं थी इसलिए ये नहीं जर्मिनेट हुआ, ये भी जर्मिनेट नहीं हुआ, ये भी जर्मिनेट नहीं हुआ, ये भी आगे यहाँ जाकर जर्मिनेट नहीं हो पाया। लेकिन कौन से होंगे, जो समान प्रजाति के अगर पॉलिन इसके ऊपर आकर गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होंगे। और ये जो यहाँ पर जो जायांग है ये इसको क्या देगा, सहारा देगा। और कब तक देगा इसको पोषण, और ये सहारा कब तक देगा, जब तक कि ये यहाँ पर इस ओवम या ये जो आगे अंडज है तब तक ये जो है इसके अंदर तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये इसको सहारा देता है।
और इसी को हम क्या कहेंगे, अब ये यहाँ पर इस तरीके से अंदर तक पहुँच रहा है तो इसको हम कहेंगे संगतता। और अगर ये यहाँ तक ही पूरा ग्रोथ नहीं कर पाया, ये अंदर तक, इसमें जैसे ये दूसरी पॉलन ट्यूब देख रहे हैं, ये अंदर तक नहीं पहुँच पा रही, इसको कि हम किस में रख देंगे, असंगतता में। ठीक है, और इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे कृत्रिम संकरण के बारे में कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि अगर हम किसी दो स्पीसीज, दो अलग अलग मतलब एक ही जीनस की अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके बीच में एक ही वंश की अलग अलग जातियां हैं और उनके बीच में जो हम इंटरेक्शन कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्यों कराते हैं उनके बीच में, जिससे कि अगर हमें किसी, जैसे मान लो कोई अंगूर है, अंगूर की दो अलग अलग मतलब अंगूर की दो अलग अलग जातियों की बेलें हैं, वंश उनका एक ही है लेकिन जातियाँ उनकी अलग अलग हैं। एक अंगूर की बेल ऐसी है जिसके ऊपर अंगूर तो बड़े आते हैं लेकिन उसके अंदर बीज बहुत है, और दूसरी अंगूर की बेल ऐसी है जिसमें अंगूर बहुत छोटे आते हैं लेकिन उसके अंदर कोई बीज नहीं है, और साथ ही साथ जो अंगूर है वो कैसा है, बहुत मीठा है। तो अब हम उसमें क्या कराएंगे, उनके बीच में क्या करा देते हैं, वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, या फिर उनके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, जिससे कि अगर हम दोनों कैरेक्टर एक ही के अंदर जब देखना चाहते हैं, मान लो अगर हम ऐसा अंगूर बनाना चाहते हैं जिसका साइज़ तो बड़ा हो और उसके अंदर अंगूर के अंदर बीज भी ना आए और अंगूर का जो टेस्ट है वो मीठा हो, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों अलग अलग जातियों के जो अंगूर हमने बताए हैं उनके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, और इस तरीके से हम अपनी इच्छा के अनुसार जैसे गुण हम किसी दूसरी स्पीसीज में देखना चाहते हैं वो सारे गुण एक ही स्पीसीज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो पाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यह विभिन्न वंश परंपरा के दो अथवा अधिक प्रकार के पौधों की उनके सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लेने के लिए एवं नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए की गई चयनित क्रॉसिंग होती है। ठीक है, जिसमें हम ये चाहें कि हमें किसी दूसरे अच्छे कैरेक्टर हमें दिखाने हैं, जैसे अभी हमने अंगूर का एग्जाम्पल देकर बताया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो अंगूर आए वो बड़ा आए, उसके अंदर बीज भी ना आए, और साथ ही साथ जो अंगूर है वो टेस्ट बहुत मतलब मीठा हो, खट्टा ना हो। तो हम ऐसी जो हमने दोनों स्पीसीज बताई थी उनके बीच में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, और अपने जैसा हम चाहते हैं वैसा जो पेड़ है वैसे पेड़ वाला अंगूर हम उसमें बना लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस तकनीकी में यह ध्यान रखा जाता है केवल इच्छित पादप के परागण ही उपयोगित किए जाएं, है ना। ऐसा है कि इसके ऊपर हम ये ध्यान रखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं केवल वही परागण इससे आकर पॉलिनेशन करें, कोई किसी दूसरी जाति के पॉलिन इसके ऊपर आकर ना गिर जाए, स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरी जाति के पॉलिन इसके ऊपर ना गिर जाएं। अगर दूसरी जाति के अगर पॉलिन उसके ऊपर अगर गिर जाएंगे तो उसके अंदर पहली बात तो जो पराग नलिका है वो नहीं बन पाएगी, और अगर इन केस बन भी गई तो हम जैसे कैरेक्टर किसी दूसरे उसके अंदर देखना चाहते हैं, किसी दूसरी जाति के अंदर हम देखना चाहते हैं, जैसी जाति का हम दूसरा पौधा बनाना चाहते हैं वैसे कैरेक्टर उसके अंदर नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम इस प्रक्रम को ध्यान में रखने के लिए हम दो विधियों का उपयोग करते हैं। एक तो होती है इमैस्कुलेशन और दूसरा क्या होता है, बैगिंग। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो अच्छे से हो पाता है। अब देखो इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प, अगर मान लो द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प आप समझ ही गए होंगे इतने टाइम में कि ऐसा पुष्प है जिसके ऊपर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प के अंदर आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे द्विलिंगी पुष्प हम उसको कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पराग कोश है, जो मेल वाला पार्ट है उसको हम चिमटी की हेल्प से उसको बाहर कर देते हैं और केवल फीमेल पार्ट को ही वहाँ पर हम छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये देख रहे हैं आप कि ये पुष्प है और ऐसा पुष्प है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प के अंदर मिल रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर नर भाग है और हमें दूसरी जाति के जो पॉलिन है वो इसके ऊपर आकर डाल लें, तो हम नहीं चाहते कि जो इसके जो पॉलिन है वो इसके ऊपर आकर गिरे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको चिमटी की हेल्प से इनको सबको बाहर निकाल देंगे और क्या मिलेगा हमारे पास, केवल ये वाला पार्ट बचेगा जिसमें केवल और केवल क्या दिखाया जा रहा है, फीमेल पार्ट यहाँ पर बचेगा जब हम इसके मेल पार्ट्स को निकाल देंगे। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे बैगिंग के बारे में। बैगिंग क्या होती है, इस अभिक्रिया में जो इमैस्कुलेटेड हमारे पास पौधा है उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे परागण हम चाहते हैं, अपनी इच्छा वाले परागण उसके ऊपर क्या कर देंगे, डाल देंगे,
है ना, संदूरण उसके ऊपर डाल देंगे, और जो दूसरे जाति के जो परागण है उनको रोकने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर थैली से उसको हम कवर कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, बैगिंग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला हमने क्या किया कि जो पॉलिन है उनको हमने यहाँ से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद इसके ऊपर जो जैसे परागण हम चाहते हैं वैसे परागणों का इसके ऊपर हमने छिड़काव कर दिया, जो इसकी स्टिग्मा है उसके ऊपर, और उनका स्टिग्मा के ऊपर उन पॉलिन्स का या उन परागणों का छिड़काव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पॉलीथीन बैग से हम इसको कवर कर देंगे। क्यों कर देते हैं कवर, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी जो कंटेमिनेशन है या कोई संदूरण है वो इसके ऊपर ना आए। संदूरण से मतलब क्या है, किसी दूसरी जाति के पॉलिन इसके ऊपर ना आकर बैठे। अगर किसी दूसरी जाति के पॉलिन आ जाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर दूसरे कैरेक्टर्स दिखने लग जाएं, जैसे हम चाहते हैं वो कैरेक्टर इसके अंदर ना आए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पॉलिन एंथर को रिमूव कर देंगे। एंथर रिमूव करने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देते हैं, जिससे कि जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के अंदर रिसेप्टिविटी आ जाए। रिसेप्टिविटी जैसे ही इसके अंदर आ जाएगी, रिसेप्टिविटी क्या होती है कि दूसरी जो हम पॉलिन इसके ऊपर डालना चाहते हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर विकसित हो जाए। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इतने टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसी जाति के पॉलिन हम चाहते हैं, जैसे कैरेक्टर हम दिखाना चाहते हैं दूसरी जाति के अंदर, उन पॉलिन्स को इसके ऊपर डाल देंगे, और डालने के बाद उसको संदूरण से रोकने के लिए इसके ऊपर एक थैली इसके ऊपर बांध देते हैं, या इस तरीके से ट्रांसपेरेंट थैली बांध देते हैं, जिससे कि इसके अंदर संदूरण ना हो। और फिर बाद में कैसा पौधा बनेगा, कैसे फ्रूट्स या जो भी ऐसे फ्रूट्स बनेंगे जैसे हम चाहते हैं, हमारी मर्जी जैसे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग प्रोसेस हम इसको कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।